ओके। तो सही है। अच्छा, ये टेस्ट मैंने बनाया था, ये मैंने कोई पास पेपर कॉपी पेस्ट नहीं किया था, सही है, मैंने अपने हिसाब से टेस्ट बनाया था और मैंने इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग की थी, सही है। और अगर कोई यूट्यूब वाली आवाम जो है इस टेस्ट को देखना चाहे और वो सॉल्व करना चाहे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूँ टेस्ट का। तो तुम वहाँ से जाके टेस्ट सॉल्व भी कर सकते हो और फिर इससे चेक भी कर सकते हो, राइट। चलो आ जाओ, अगर अगर लाइक तुम्हें जो है ना अपने मतलब ये मैंने ये पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन ये मैंने ये जनरल फिजिक्स ही चेंज किया, वैसे ये पेपर 2 4 दोनों इसके अंदर है, ओके। एंड आ जाओ, मैंने मार्किंग की भी इसकी बनाई हुई वो भी मैं लगा दूंगा। सही है। सो बहुत सारे बच्चों का ये पहला वाला क्वेश्चन बहुत गलत हो रहा था, सही है। अच्छा, मैं सॉल्व कराने मैंने सॉल्व कराना खुद ही से, सही है। तुम लोग मुझे बताते रहना कि अगर तुम्हें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा था या कौन सा ऑप्शन तुम्हें गलत लग रहा था। तुम चाहो तो तुम अपने पास भी ये टेस्ट खोल सकते हो, ओके। और तुम ये देख सकते हो कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ हमने क्या कॉन्सेप्ट लगा के की थी और मैं क्यों, जो सर है ये क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, सही है। तो आ जाए। सही हो गया। अच्छा, तो तुमसे कह रहे हैं कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द कार दैट इज ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेट रोड विद ए यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। देखो उसने कहा है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, जब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड है दिस मीन कि गाड़ी की एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होने वाली है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने वाली है, स्पीड स्पीड चेंज हो रही है, ओके। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड मीन स्पीड चेंज हो रही है, ओके। अब इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिए हुए दो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिए हुए दो। अगर पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखें तो आखिरी वाला जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, विच मीन द कार इज नॉट मूविंग एट ऑल। गलत हो गया स्ट्रेट अवे, सही है। अगर तुम सी को देखो तो सी के अंदर देर शोइंग के डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली बट स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं, जो कि तुम्हें बता रहे हैं कांस्टेंट स्पीड, सही है। ये तुम्हें ये वाला ग्राफ जो है तुम्हें कांस्टेंट स्पीड का बता रहा है, सही हो गया। और हमें उसने कहा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, राइट। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड एंड यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड एक जैसी नहीं होती, सो सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ओके। अच्छा जनाब, बी के अंदर अगर तुम देखो, सो बी के अंदर उसने कहा है कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ओके। एंड ये ऐसा केस है जो ना ओ लेवल्स में ना ए लेवल्स में, ए लेवल्स में भी बहुत कम कभी कभार आता है लेकिन ओ लेवल्स में तो ये है ही नहीं, मतलब एक्सेलरेशन कभी भी जिंदगी में इंक्रीज नहीं हो सकती है, ओके। मतलब एज इन ओ लेवल्स के हद तक मैं बता रहा हूँ, सही है? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी तो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बन जाएगा, ओके। तो ये रट्टा लगा लो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहने वाली है सिस्टम के अंदर, राइट। बहुत कोई रेयर केस होगा, मतलब कोई गलती से कोई 8 10 सालों में एक आधा उसने दे दिया वो कंफ्यूज करने के लिए, वो भी राइट, उसमें भी इंक्रीज नहीं होगी, दो अलग अलग सिस्टम बनेंगे, ओके। सो आपका ए ऑप्शन बच रहा है। और देखो उसने कहा है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड कब आएगी? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तुम देख रहे हो कि देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट स्पीड, ओके। सही हो गया, क्लियर हो गया। अगर किसी के जहन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। चल तुमसे कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट के अंदर तुमसे कह रहे हैं कि पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। तकरीबन पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब देखो यूनिफॉर्म, अब एक्सेलरेशन की बात कही भी और उन्होंने डिस्टेंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये तीन ग्राफ दिए हुए, राइट। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, सही। बी के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसका मतलब है कि भाई वेलोसिटी की कोई ना कोई फिक्स वैल्यू है, विच मीन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with a constant velocity, right? Let's say 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, अब वो 10 मीटर पर सेकंड से चली जा रहा है, सही हो गया। बट उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब है जीरो एक्सेलरेशन। सो दिस केस हैज जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, ओके। पार्ट सी के अंदर, ऑप्शन सी के अंदर तुम्हारे पास जो है वो वेलोसिटी और टाइम जो है वो तुम्हें दिख रहा है कि ग्रेडियंट कांस्टेंट आ रहा है, राइट। और तुम्हें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट तुम्हें बताता है एक्सेलरेशन, ओके। सो तुमसे कहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तुम्हें बतानी है, सही है। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जैसे ऐसे तुम्हारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, यूनिफॉर्म, तो आपके पास जो है यहाँ पे कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन आ रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रही है, वो सी के अंदर आ रही है, राइट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, या तुम यूनिफॉर्म कह लो। एंड जो डी के अंदर है इसके अंदर एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ओके। सो डी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ओके। सही हो गया, क्लियर है? जरा हाँ ना बोलते रहो प्लीज, क्लियर है? अच्छा जी। क्लियर है। आगे आ जाओ। तीसरा वाला जो है, अच्छा इसमें भी बच्चों ने कुछ कुछ के अच्छे रिप्लाई से, कुछ ने जो है ना अजीब से कुछ किया था। तुमसे कहा है कि द कार इज एट रेस्ट इन अ ट्रैफिक क्यू मूविंग फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यू लाइन को कहते हैं, ओके। अगर किसी को नहीं पता है तो समझ लेना, सही है। वो जो लाइन बनाता है ना तो उसको क्यू कहते हैं।
and in a straight line and then comes to rest again. Okay, अब देखो, ये जो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तुम्हें पहले ग्राफ के एनालिसिस आने चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था क्वेश्चन पेपर देने से पहले कि मैं ग्राफ के क्वेश्चन देने वाला हूँ। okay? मैंने पेपर 2 में भी दिया, पेपर 1 में भी दिया है, सही है। सो ये सारे ग्राफिकल एनालिसिस है, सही। सो अब देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो तुम्हारे पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रहा है, सही है। विच मीन्स कि तुम्हारे पास द कार इज नॉट मूविंग, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है। ओके, अच्छा जी। अम, एंड यहाँ से यहाँ पे अगर तुम देखो, सो तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ तक की भी जो डिस्टेंस आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, विच मीन्स द कार इज नॉट मूविंग, राइट। ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे गाड़ी मूव करी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, अच्छा, और तुमसे कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड वाइल इट्स मूविंग। ओके, तो तुम्हें ये चीज़ पता चल जानी चाहिए कि दिस इज द पोर्शन वेयर द कार इज मूविंग। ओके, और तुम्हें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो तुम्हें क्या बताता था, स्पीड बताता था। तुम ग्रेडियंट निकालो, सही। एक पॉइंट ये वाला ले लो आप, एक पॉइंट ये वाला ले लो, सही है। एंड दैट विल गोइंग टू बी 60, 30। तुम्हें पता होना चाहिए, पहले तुम पहले तुम हमेशा एक्स, सॉरी नॉट 60, 50, सही। पहले तुम हमेशा वाई एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हो, फिर वाई एक्सिस लिखते हो, एंड देन ये तुम्हारे पास आ गया 100, 70, राइट। पहले हमेशा एक्स एक्सिस आएगा, बाद में वाई एक्सिस आएगा। ओके, y2 - y1 ओवर x2 - x1 कर दो, सो 100 - 30, सॉरी 70, वाई विच इज़ y2 माइनस, मैं इसमें लिख लेता हूँ x1, सॉरी x2 और y2, और ये हो गया x1 और y1, सही है। अब तुम इसको कर लो। सो y2 विच इज़ 70 माइनस y1 विच इज़ 30 डिवाइडेड बाई x2 विच इज़ आपकी 100 आवाज कट कट के आ रही। माइनस x1 विच इज़ 50। ये थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है, ये सही हो जाएगी इंशाल्लाह। 40 डिवाइड बाई 50, सही हो गया, 0.8। ओके, अब सही है, बात सही है। अच्छा, यस, कोई जी बताएगा। अब सही। सर आवाज़ सही है? बोलो बोलो। सर मैंने ना थर्ड का बी किया है और आपने मेरा गलत मार्क किया है, वो उसे ये सी सर किया मेरा है। भी, मेरा भी है, यही है, बी है। मेरा भी। एक मिनट एक मिनट। थर्ड का आप लोगों ने, देखो थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक। एक मिनट एक मिनट, थर्ड का, सॉरी ये सॉरी, जीरो थर्ड, पॉइंट एट थर्ड, बी है। अच्छा, थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है, यस। तुम लोग क्या बोल रहे हो? सर आपने आपने हमारा सी सी करेक्ट किया किया है। है। ओके। ओके ओके। रॉन्ग हुआ ओके। और तुम लोग का क्या, तुम लोग ने क्या लगाया था अपना? मैंने भी लिखा है। सर जी। चलो सही है, वो मैं करेक्ट कर लूंगा, सही हो गया। चलो, ओके ओके ओके। अच्छा, वैसे अगर तुम लोग कह रहे हो कि मैंने थर्ड का सी लगाया हुआ है, तो मैं भी देख लेता हूँ कि सी ही आ रहा है या बी आ रहा है। हाँ, हमारे पास 100 आ रहा है, और हमारे पास 70 आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट 30 आ रहा है। 70 - 30 क्या, 40 बना, और 100 - 50 क्या, तो 50 बना। हाँ सही है, हाँ सही है, बी आना चाहिए, सही है। ओके, चलो, आ जाओ भाई, 4 पे आ जाओ। विच फीचर ऑफ द ग्राफ अलाउज एक्सेलरेशन टू बी डिटरमिन। ओके, सो एक्सेलरेशन, तो तुम्हारे पास होता है ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सही है। सो तुम्हारे पास डी होता है, स्ट्रेट अवे तुम्हें रटा होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, सही है। और तुम ये भी कह सकते हो कि ये भाई, द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये तुम्हें वेलोसिटी बताएगा। ओके, एंड द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, एंड द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगा, नथिंग। ओके, चलो आगे आ जाओ। अच्छा, उसने कहा है कि अ बॉय रन्स 400 मीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ही रन्स द फर्स्ट 200 मीटर इन 40 सेकेंड। ओके, हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू रन द सेकेंड 200 मीटर। सही है जनाब। अच्छा जनाब, सो अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, हम्म, एट एन एवरेज स्पीड इतनी आ गई, सही। ही रन द फर्स्ट 4 इन 40 मिनट्स। ओके,
हाउ लॉन्ग एवरेज स्पीड उन्होंने दी हुई है। सही है। अच्छा जी। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, मेरे जहन में वैसे आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड हमारे पास होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सही है। सो अगर हमारे पास, अच्छा ओके सॉरी, सो फर्स्ट 200 मीटर जो है वो उसने आपके पास ट्रेवल किया है इतने स्पीड, तो उसके लिए जो स्पीड आपके पास आ जाएगी, मगर उसकी स्पीड निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, हम ये टोटल को यूज़ कर सकते हैं। सो एवरेज स्पीड हमारे पास आ रही है 4 और टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 400 ओके मीटर्स। सही है। और टोटल टाइम हमें नहीं पता। सही। सो टोटल टाइम तो पहले हम निकाल लेते हैं। सो 400 मीटर्स डिवाइडेड बाय 4। सो इससे हमारे पास आ जाएगा वंजा एंड वंजा, सो आ जाएगा 100 सेकेंड्स आ जाएंगे। सही है। तो इसका मतलब है कि उसको जो टोटल टाइम लगा है जर्नी के अंदर वो कितना लगा है, उसको जो टोटल टाइम जर्नी के अंदर लगा है वो 100 सेकेंड लगा है। उसमें से उसने 40 सेकेंड तो यहाँ यूज़ कर लिए, राइट। और शुरू के 200 मीटर को भागने में उसने 40 सेकेंड यूज़ किए, राइट। सो रिमेनिंग जो आखिरी के 200 मीटर हैं उसको यूज़ करने के, उसको भागने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ 60 सेकेंड होंगे, राइट। सो आपके पास ये आंसर हो गया। सही हो गया। ये समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया? जी। सही है। देखो इसमें ना, इसमें कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि अगर एवरेज स्पीड दी होती है तो वो टोटल, अगर एवरेज स्पीड निकाल के वो डिवाइड बाय 2 कर दें, कुछ ऐसे करते हैं, वो गलत होता है। सही है। तो तुम्हें जो है ना बेसिकली हर हर किसी के लिए अलग अलग सॉल्व करना होगा, तुम्हें तोड़ फोड़ के। सही है, ऐसे ऐसे इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, विच स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अच्छा इसमें के अंदर सारी स्टेटमेंट करेक्ट है ओके बाय द वे, लेकिन वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अगर तुम पहली वाली स्टेटमेंट देखो, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ the mass and the velocity, this is the definition of the momentum, this is the statement itself is correct but is not related to with the question, okay। so ये गलत हो गई। momentum is conserved only in elastic collision, okay। elastic collision का मतलब है कि जिसके अंदर kinetic energy before and after collision बराबर होती है, but this is also not the case। momentum is conserved by all the bodies in a collision, राइट। लेकिन लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने चाहिए। सो हमारे पास ये डी ऑप्शन बनता है, ओके। अच्छा जनाब, चलो आगे आ जाते हैं। सो आगे हमारे पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 200 इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस मच। इससे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत से लोगों ने गलत किया था, कुछ बच्चों का सही हुआ था। ये क्वेश्चन जो है ना वो प्योरली इमेजिनेशन सॉर्ट ऑफ का था, कि मतलब अगर आप जो है ना कितना अच्छा जो है वो चीज़ें इमेजिन कर सकते हो। सही है। सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 20 इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, लेट्स से दिस इज 20 kgs, ओके। अब देखो जब भी इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन है तो तुम इस तरह से ले लो, राइट। तुम्हारे जहन में अगर आएगा कि भाई इसके अलावा की डायरेक्शन ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही है। It collide with an object of 12 kg traveling at a constant speed of 15 मीटर पर सेकेंड in the opposite direction। उसने कहा opposite direction। सही है। तो जो पहले वाला की डायरेक्शन ली हुई है उसकी opposite डायरेक्शन लेनी है। सही है। तो पहले वाले के अंदर राइट वाली ली है, दूसरे वाले की लेफ्ट ले लेते हैं। 15 आ गई। एंड इसका इसका मास 12 kg है, राइट। थोड़ा सा इसको बड़ा लिखना चाहिए। इन्होंने कहा कि बोथ द ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर, ये आ गया बिफोर का केस, ओके। सो आफ्टर का केस हमारे पास हो जाएगा, आफ्टर का केस हमारे पास हो जाएगा कि भाई आफ्टर दोनों स्टिक हो गए और दोनों एक साथ कहीं ना कहीं मूव कर रहे होंगे, राइट। अच्छा जी, पहले तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। सही है। और जब तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, राइट। टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, अच्छा यहाँ पे तुमने साइंस का ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट, आई एम टेकिंग राइट एज पॉजिटिव, लेफ्ट एज नेगेटिव, ओके। सो 20 विच इज द मास टाइम्स प्लस 6, ओके, प्लस टोटल मोमेंटम, टोटल किसी भी चीज़ का निकाल दे तो हम ऐड करते हैं। सही है। प्लस 12 टाइम्स -15, ओके, ये आ गया, इज इक्वल्स टू आफ्टर द कोलिजन तुम्हारे पास क्या आ रहा है, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। अब देखो तुम्हें पता है कि बोथ विल मूव ऑफ विद द सेम स्पीड, ओके, ऑफ वी। सही हो गया। एंड दोनों के मास ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक साथ जो है ना वो चिपक के मूव कर रहे हैं। सही है। सो इन दोनों के जो मास हो जाएंगे दे विल बी 20 and 12, सो 32, 32 टाइम्स वी, राइट। वी। सही है। अब तुम सिंप्लीफाई कर लो। सही है। सो 2 टाइम्स 6 इज 12, 120। सही है। एंड 12 टाइम 15 कितना होता है, 120 एंड नहीं, हाँ 120 एंड
15 3 45, so 120 30 40 50 155 ऐसा आ रहा है, -155। कैलकुलेट कर लो यार, मैं जरा ऐसे दिमाग 180 चला। 180। 180 सर। 180 180 ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 180। फाइन। सो यू विल बी लेफ्ट विद, तो ये भी 30 होना चाहिए, 32 क्यों बन रहा है? फिफ्ट वेट 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 12 kg एंड 20 kg, ओके फाइन। सही है, सो 60 आ गया एंड ये आ गया 32। सही है। सो ओके, 60 डिवाइडेड बाय 32, 1 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा, ए बन रहा है, ए इज अ पॉसिबल आंसर। ओके, समझ लो, ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। समझ में आ गया सबको? जरा हाँ ना बोलते जाओ प्लीज। यस यस सर। सर। परफेक्ट। चलो आ गया। यार ये क्वेश्चन मुझे ना इतना अफसोस हो रहा है जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया, इतना अफसोस हो रहा है मुझे जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। ब्रो मैंने तुम्हें रट्टा लगवाया था कि जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूमेगी तो उसमें जो फोर्स आने वाली है, ये जो एक्सेलरेशन आने वाली है, दैट विल ऑलवेज बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। इधर नहीं होने वाली। कुछ अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्होंने यहाँ लगाई है, कुछ ने यहाँ पे भी लगाई है। गाइस तुम लोग का ऐसा नहीं करना है यार। ये रट्टे वाले क्वेश्चन है, इसमें तुमने कुछ भी नहीं करना। रिजल्टेंट फोर्स आ रही है, रिजल्टेंट फोर्स विल ऑलवेज बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल इन अ सर्कुलर मोशन, राइट? अदरवाइज सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, राइट? अगर तुम गाड़ी में बैठे हो, तुम यू टर्न ले रहे हो, राइट? तो जहाँ पे आपका यू टर्न है, सो गाड़ी की जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द टायर, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, वो ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल होगी, सेंटर ऑफ द टर्न होगा, राइट? तभी जाके आपकी गाड़ी मुड़ सकेगी। अदरवाइज अगर तुम गाड़ी की फोर्स इधर लगा दोगे तो गाड़ी स्किड होते हुए यहाँ चली जाएगी, राइट? सो यार ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए था यार। खैर, आगे आ जाओ। तुम्हारे पास क्वेश्चन 9 कहता है कि अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लेवल रोड, इट्स इंजन प्रोवाइड अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन अ कार, अ फॉरवर्ड फोर्स लेट्स से एफ, अ सेकंड फोर्स ऑफ इक्वल size act on the car due to the resistive force. Okay, let's say this is the resistive force and they are equal in magnitude. अच्छा, अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि व्हेन द इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, कुछ बच्चे इसको सोचते हैं कि भाई ये न्यूटन थर्ड लॉ है। सही है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सिंगल बॉडी भी न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लगता। ओके, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने से न्यूटन थर्ड लॉ नहीं हो जाता। उसके लिए यू शुड हैव टू डिफरेंट बॉडीज एंड सेम टाइप ऑफ फोर्स। ओके, तो यहाँ पे एक ही बॉडी है और फोर्सेस की टाइप भी अलग अलग है। इंजन फॉरवर्ड फोर्स प्रोवाइड करे, रेजिस्टिव फोर्स रेजिस्टेंस की वजह से आ रही है। ओके, एयर रेजिस्टेंस की वजह से आ रही है। सो दिस इज नॉट द केस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, पहली चीज। दूसरी चीज कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि भाई द कार विल नॉट मूव एट ऑल, न्यूटन फर्स्ट लॉ में भेज देते हैं, राइट? क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं कि भाई रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तब आपकी गाड़ी मूव ही नहीं करेगी। सही, यानी मूव ही नहीं करेगी। ऑल्दो दिस इज द केस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, लेकिन वो उसको स्टेशनरी मानते हैं, राइट? लेकिन इससे क्वेश्चन में बता रखा है कि गाड़ी इज नॉट स्टेशनरी, राइट? वो मूव कर रही है। सही हो गया। तो जब वो मूव कर रही है, तो अब चूंकि रिजल्टेंट फोर्स कुछ नहीं है, ओके, उसने कहा है कि इक्वल साइज, मतलब अगर ये लेट से तो मान लो 10 न्यूटन की फोर्स है, तो ये भी 10 न्यूटन की लग रही है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब तुम माइनस करोगे, तुम कहते हो कि भाई रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, तो जब रिजल्टेंट फोर्स में से फॉरवर्ड है 10, बैकवर्ड भी है 10, ओके, सो इज इक्वल्स टू एम ए। सो एम एम ए तुम्हारे पास जो है वो जीरो आ गया, राइट? तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हुई है, राइट? एंड एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन डजंट मीन दैट योर कार इज नॉट मूविंग। ओके, मैं भी सिर्फ वो बता रहा हूँ, मैं भी सिर्फ जो है ना इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। ओके, सो जीरो एक्सेलरेशन डजंट मीन दैट द कार is not moving. Okay, so zero acceleration doesn't mean that the car is not moving. It can be possible, or it is possible that the car is moving, or it is possible that the car is stationary. Okay, दोनों cases possible है और दोनों न्यूटन फर्स्ट लॉ के cases हैं। Okay, when the two equal and opposite forces acting on the body, न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा, पहली बात। ओके, और न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर दो पॉसिबिलिटी होती है, इधर द कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड की कंडीशन जरूरी है, और द कार इज नॉट मूव, द कार विल नॉट मूव एट ऑल। ओके, चलो अब देखते हैं। द कार चेंजेस डायरेक्शन। ओके, कार जब भी डायरेक्शन चेंज करेगी ये वाला केस आएगा, और जब डायरेक्शन चेंज होगी तो रिजल्टेंट फोर्स प्रेजेंट होती है और न्यूटन सेकंड लॉ होता है। इस केस के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा। तुम कह सकते हो कि कांस्टेंट स्पीड में न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लग सकता है? तो कांस्टेंट स्पीड की जरूरत नहीं होती, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर होगी तो फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ हो जाएगा, राइट? समझ रहे हो? क्योंकि अगर इफ समथिंग इज मूविंग इन, यार ये नेट के इतने मसले चल रहे हैं यार, क्या करें? फाइन। So if something is moving in a straight line, okay, तो
सो इफ समथिंग इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर कांस्टेंट स्पीड होगी तो आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ होगा। अगर तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चला, कांस्टेंट स्पीड है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से नहीं है। ओके, सही है। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे आपके पास द कार चेंजेस डायरेक्शन, न्यूटन सेकंड लॉ हो गया। ओके, द कार मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड, दिस इज पॉसिबल, दिस इज द केस जो कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि अगर फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स बराबर है तो आपके पास जो है वो गाड़ी मूव करेगी कांस्टेंट स्पीड से। तुम ये कह सकते हो कि भाई फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स बराबर है तो कैसे मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, राइट? तो हम ये कहते हैं कि देखो पहले फॉरवर्ड फोर्स 10 न्यूटन की थी, लेकिन उससे बैकवर्ड फोर्स थी 0, सही है। फिर एज अ कार स्टार्ट मूविंग, सो बैकवर्ड फोर्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप होना शुरू हुई 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 एंड इवेंचुअली इट बिकम इक्वल टू 10 न्यूटन, एंड गाड़ी जो है वो जीरो एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंच गई, जिसको आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हो। ओके, अच्छा, द कार स्लोज डाउन, नो, कार स्लो डाउन होने के लिए डिसेलरेशन होना चाहिए, द कार स्पीड अप, नो, उसके लिए फॉरवर्ड फोर्स होनी चाहिए। सही, चलो आगे आ जाओ। अच्छा जी, ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने गलत किया था ये क्वेश्चन, मुझे इसमें बहुत अफसोस हुआ यार, ये मैंने क्लास में 100 दफ़ा बताया था कि ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, चलो समझते हैं। इन्होंने कहा है द अ मूविंग बॉल विद द मोमेंटम ऑफ दिस मच कोलाइड हेड ऑन सर विद द वॉल। सॉरी, बोलो। सर योर वॉइस इज लैगिंग। यार मैं क्या करूं यार, हमारे समंदर में किसी ने, किसी कमबख्त ने तार काट लिया यार उसकी, इंटरनेट की, तो ये मसले हो रहे हैं। माई मोबाइल डाटा इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। अच्छा जी, क्या करें अब? चलो, अभी सही हो रही है या अभी अभी भी वैसे ही आ रही है? कुछ थोड़ा हुआ है, बेहतर हुआ है, कुछ काम चलेगा? सर बीच में कट रही है आवाज। बीच में कट रही है यार अब सही। चलो चलाते हैं चलाते हैं, देखते हैं कहाँ तक होता है। ओके, सो तुम्हारे पास मोमेंटम तुम्हें दिया हुआ है, इट रीबाउंड फ्रॉम द वॉल विद द सेम स्पीड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अगर सेम स्पीड से रीबाउंड हो रही है तो उसका मोमेंटम भी सेम होने वाला है, क्योंकि सेम बॉल है, सही है, और सेम स्पीड से जा रही है, सेम स्पीड से आ रही है। ओके, सो इधर का मोमेंटम, सॉरी, इधर का मोमेंटम अगर 25 है तो इधर का मोमेंटम भी 25 होने वाला है, राइट? बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक को पॉजिटिव ले लो, एक को नेगेटिव ले लो, राइट? द कोलिजन टाइम इज 50 मिली सेकेंड, कुछ बच्चों ने मिली को रीड ही नहीं किया, सही है। व्हाट इज द एवरेज फोर्स? एवरेज फोर्स के लिए तुम क्या फॉर्मूला लगाते हो? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, राइट? अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितने का हो रहा है? 25। ये तो तुम फाइनल माइनस इनिशियल करना चाह रहे हो, फाइनल मोमेंटम 25 का है, -25, चेंज इन मोमेंटम की वजह से एक और नेगेटिव साइन आ गया, एंड देन 25। ओके, एंड डिवाइडेड बाय, देखो 50 मिली सेकेंड है, सो 50 एक्सपोनेंट -3 कर दोगे, डिवाइड बाय 1000 कर दोगे। ओके, सो तुम्हारे पास हो जाएगा -50 डिवाइडेड बाय 50 एक्सपोनेंट -3, सही है। सो 5 1 जा 5 1 जा, ये भी ऊपर जाएगा, सो 1000 आ जाएगा, डी बन जाएगा। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? ये बहुत से बच्चों ने मिली सेकंड में रीड नहीं किया था, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आई थी, सही है। चलो आगे आ जाओ। आवाज़ सही आ रही है बच्चों? आवाज़ सही आ रही है? कटपिट की तो नहीं आ रही है? सर नहीं सर, अभी अच्छी से आ रही है। अच्छी आ रही, चलो बेहतरीन। अच्छा, तुमसे कह रहे हैं, ओके, इन्होंने इन्होंने देखो तुम्हें कहा हुआ है कि वुडन ब्लॉक ऑफ ए मैच दिस मच ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइन, a force of 12 newton is applied to the block and it accelerates at this much, fine। उन्होंने कहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फाइन। नाउ एक फॉरवर्ड फोर्स है, एक बैकवर्ड फोर्स है, जो कि उन्होंने बना के नहीं दी है, बट उन्होंने मेंशन कर दिया दैट द प्लेन इज रफ, ओके, एंड दे आर आस्किंग फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स। कुछ बच्चों ने होशियारी की है, 12 उन्होंने किया एफ इज इक्वल टू एम ए, सही है, और एफ के अंदर उन्होंने डायरेक्ट रखा 12, एम एम उन्होंने दिया हुआ था 0.6, उन्होंने डिवाइड कर दिया, उनका आंसर आ गया 16, मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा था, सही है, कुछ 20 आ रहा था उनका, सही। तो कुछ अल्लाह के नेक बंदों ने ऐसा किया है, लेकिन मेरे भाई तुम लोग को ऐसा नहीं करना है। अच्छा हाँ, बल्कि एक्सेलरेशन भी उसने दी हुई है, तो तुम उनको समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने निकालना क्या है, सही है। तो मेरे भाई देखो, तुम लोग ने क्या करना था, तुम लोग ने ये करना था कि तुम लोग ने रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए करना होता है, राइट? अब रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारे पास क्या होती है? रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास होती है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, या अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, जो भी फोर्सेस प्रेजेंट है, सही है। तो फॉरवर्ड फोर्स है तुम्हारे पास 12 न्यूटन, बैकवर्ड फोर्स जो तुम्हारे पास फ्रिक्शन थी वो तुम्हें नहीं पता है, सही, माइनस फ्रिक्शन वो तुम्हें नहीं पता है। ओके, इज इक्वल्स टू एम ए, मास तुम्हें पता है 0.6 है, एंड एक्सलेशन तुम्हें पता है 4 है। ओके, सो हम सॉल्व कर लो, 12 माइनस 0.6 इंटू 4,
इज इक्वल टू एफ। ओके, तो तुम्हारे पास 9.6 बन जाएगा। सही है। अच्छा जी, सही है। तो ये करना था, थोड़ी सी इक्वेशन बन के सॉल्व होनी थी। अच्छा जी, आज मोमेंटम का मैंने हैवी क्वेश्चन, मोमेंट का मैंने हैवी क्वेश्चन दिया था। अच्छा जी, सो यूनिफॉर्म बीम एक्स वाई, ओके फाइन। वेट, अच्छा तुम्हें सेंटर ऑफ द बीम, यूनिफॉर्म बीम है, यूनिफॉर्म बीम का मतलब है कि जो उसका वेट लगेगा वो सेंटर ऑफ द मास से लगेगा। ओके, अगर 100 सेंटीमीटर की रॉड है तो एग्जैक्टली 50 सेंटीमीटर पे वेट लग रहा होगा। चलो, तुम्हें पिवट से, हमने हमने जो है ना वो कंडीशन देखी थी कि तुम्हें क्या करना होता है, पिवट से सारी फोर्सेस उनके डिस्टेंस लेने होते हैं। सही है। सो पिवट से एफ तक का डिस्टेंस तुम्हें पता होना चाहिए, पिवट से वेट तक का डिस्टेंस तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। और पिवट से लेकर इस फोर्स तक का डिस्टेंस तुम्हें पता होनी चाहिए। दीज आर द थ्री फोर्सेज जिनके तुम्हें डिस्टेंस पता होनी चाहिए, राइट। एंड दूसरी चीज़ हमने देखी कि सारे फोर्सेज को तुमने क्या करना है, सारे फोर्सेज को तुमने पिवट के अराउंड घुमा देना है। सो सारे फोर्सेज को तुम पिवट के अराउंड घुमा दो, सारी फोर्स को तुम पिवट के अराउंड घुमा दो। सही है। जब तुमने सारी फोर्स को पिवट के अराउंड घुमा दिया, अब तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी क्लॉकवाइज है कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है। तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों क्लॉकवाइज आ रही है, नहीं ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज आ रही है और वो वाली क्लॉकवाइज आ रही है। सही, अब सॉल्व कर लेते हैं। सही, मैं ज़रा इसको मिटाता हूँ। अच्छा, सो पिवट से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस आ रहा है, टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास है 80 का। सही है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 60, तो तुम इसको कर लोगे 20। सही है। अच्छा जनाब, ओके। अच्छा यहाँ से, अच्छा एक्स से लेकर सेंटर ऑफ द बीम तक का ऑब्वियस सी बात है तुम्हें पता है 50 है। सही है। और तुमने पिवट जो है वो 60 सेंटीमीटर पे प्लेस किया हुआ है, राइट। सो दिस इज 60, तो बीच वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो दिस इज 10। ओके। एंड अच्छा जी, और क्या हो सकता है, ये वाला डिस्टेंस तुम्हें चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। सो तुम्हें पता है 60 यहाँ का है, 50 आ जाएगा, दिस इज 50, दिस इज 50, राइट। तुम्हें ये सारे डिस्टेंस पता चल गए। सही है। तुमने कहा कि भाई क्लॉकवाइज मोमेंट विच इज फोर्स टाइम्स 20, ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विच इज वेट, 4 न्यूटन वेट है, राइट। और 10 सेंटीमीटर पे लग रहा है। सही है। प्लस प्लस 8 न्यूटन वेट है जो कि आपका लग रहा है 50 सेंटीमीटर पे, राइट। तो हमें सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, काम उसके बगैर हो जाएगा। सही है। So F is equals to 4 tens are 40, 8 fives are 40 as well. So 440 divided by 20. Okay. So 22 आ रहा है, 22 C आ गया। सही हो गया। आई होप सो समझ में आया होगा। किसी को मसला है तो पूछ लो प्लीज, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। अच्छा जी, नहीं है तो आ जाओ। नो सर, क्लियर। सो अच्छा, तुमसे यहाँ पे स्टेबिलिटी का पूछ रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में जिसका बेस एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा हो और जिसका सेंटर ऑफ मास सबसे नीचे हो तो वो तुम्हारे स्टेबल होता है, जो कि तुम्हारे पास बी में आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, जिसके ये क्वेश्चन गलत हुआ है ना, मैं एंड में बताता हूँ एमसीक्यूज का। मैंने ये सारे एमसीक्यूज जो दिए थे ना वो मैंने एक प्रॉपर अपनी पूरा एनालिसिस से दिए थे कि तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन गलत होगा तो उससे तुम्हें क्या पता चल सकता है। सही है, जो मैंने तुम्हारी वर्किंग वो लिखी है ना कि तुम्हारा कौन सा एमसीक्यू गलत हो रहा है तो तुम्हें उससे क्या पता चलेगा। सही है, खैर। अच्छा, विच स्टेटमेंट गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द, ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। देखो, इक्विलिब्रियम दो चीज़ों से रिलेट होता है, फोर्स से रिलेट होता है और मोमेंट से रिलेट होता है, राइट। बहुत से बच्चे ये करके बैठे हैं, नो रिजल्टेंट फोर्स, राइट। और या बहुत से बच्चे जो टर्निंग इफेक्ट को लेके बैठे हैं। ब्रो, तुम लोग को रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो करानी है, रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो कराना है, तब जाके वो तुम्हारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। बहुत से बच्चों ने ये सिंपल सा क्वेश्चन गलत किया। Sir, it's lagging a lot, sir. I can tell you. हम्म। अच्छा जी, अभी सही है या अभी लैगिंग अभी भी चल रही है? Now I can hear you, sir. ओके। यस सर। यार लैगिंग हुआ करे ना तो मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज किया करो, मैं जो है ना वो हो जाऊंगा, क्या बोलते हैं, मैं थोड़ी देर चुप हो जाऊंगा, फिर उसके बाद शुरू करूंगा। सही है ना? ओके। तो अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा था। तुमसे कहा था कि भाई कौन सी फोर्स है जो कि स्ट्रेच करेगी। ऑब्वियसली बात है, फ्रिक्शन स्ट्रेच नहीं कर सकती है, मास फोर्स नहीं है, प्रेशर भी फोर्स नहीं है, अलग क्वांटिटी है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। वेट तुम्हारे पास एक ही फोर्स है इसके अंदर। ये भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। सही है। इसके अंदर सिर्फ फार्मूला देना था तुम्हें, कैलकुलेट द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एफ इज इक्वल टू के एक्स, तुम्हें पता है फार्मूला होता है। सो एफ ओवर एक्स इज बेसिकली के, ये एक्स एफ ओवर एक्सटेंशन। सही है। सो अब तुम्हारे पास ऊपर ऊपर एक्सटेंशन तो नहीं आनी चाहिए, मास ऑफ द लोड, वेट ऑफ द लोड, मास इज नॉट द फोर्स, ओके। सो वेट ऑफ द लोड डिवाइड बाय एक्सटेंशन, डी करेक्ट है। सही हो गया। चलो, ये, हाँ नहीं, ये तुम लोग ने सही किया था, 66 बच्चों ने सही किया था। अच्छा, सो 17 का सीन ये है कि तुमसे कहा हुआ है कि शोज रोलर कोस्टर राइड विद अ कार एट अ डिफरेंट पोजीशन, ओके 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 ओके। हिल वाई है, एक्स, ओके फाइन। व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक, ओके।
सो उन्होंने कहा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सही है। सो वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी एक्स से वाई आप जा रहे हो, ओके, एक्स टू वाई, ओके। सो योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज बिकॉज आपकी हाइट कम हो रही है, एंड योर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बिकॉज सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, स्टेट अवे सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल सॉल्व होगा, राइट। बहुत से बच्चों ने ये गलत किया था, उनको फॉर्मूला नहीं आता था, सही है, उन्होंने कन्वर्जन सही नहीं की थी। उसने कहा हुआ है कि आउटपुट पावर इतनी दी हुई है, टाइम इतना दिया हुआ है, तुमसे यूजफुल वर्क डन पूछ रहा है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम होता था, राइट, याद है। सो 60 वॉट की पावर है, 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो इंटू 60, ये तुम्हारे पास आ जाएगा वर्क डन, सही है, 7200 डी आ जाएगा स्ट्रेट अवे, सही है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मजे का था। अच्छा, आवाज़ सही आ रही है, लैगिंग तो नहीं हो रही है बच्चों, लैगिंग तो नहीं आ रही है? नहीं सर। कैन यू गैस हियर मी? यस सर, वी कैन Yes, हियर sir, यू। we can. मैं तुम्हें ही नहीं सुन सकता हूँ बे, तुम लोग तो कुछ बोलो। Sir, we can hear फाइन, you. इसका मतलब है सही आ रही होगी। नो स्टिल आप लोग कुछ कह रहे हो, मुझे नहीं सुनाई दे रही, ऑल्दो आपके माइक मुझे दिख रहे हैं बोलते हुए। फाइन, सही आ रही है, सही आ रही है। अच्छा जी, चलो। तुमसे कह रहे हैं कि a wash basin has an exit pipe covered with a plug of area this much and okay 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 डेंसिटी इतनी दी हुई है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द, फाइन। अब देखो, इसमें तुम्हें दो फॉर्मूला लगने थे, रो जी एच, सही है, ये तुम्हारे पास क्या फो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस प्लग पे, राइट। और चूंकि वो सॉलिड है तो उसके प्रेशर को तुम लिखोगे फोर्स ओवर एरिया से, राइट। बस तुम्हें ये दो फॉर्मूले एक साथ यूज करने थे, राइट। यानी वाटर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो सॉलिड पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ओके। सो इस वजह से मैंने वाटर के प्रेशर को रिप्लेस कर दिया सॉलिड के प्रेशर से, सही। सो दिस इज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड दिस इज द प्रेशर ऑफ द सॉलिड, और दोनों इक्वल है, सही, इसके इसके अंदर। सो अब आपने क्या कर दिया, डेंसिटी आ गई रो जी, आपने रो जी 9.81 ले लो, 10 ले लो, 10 ले लेते हैं आसानी के लिए, और एच हमारे पास आ रहा है 0.08, ओके। एंड एरिया हमारे पास आ रहा है, एरिया नीचे वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 12 हो जाएगा, सही है। अब देखो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कन्वर्जन तुम्हें आनी चाहिए वरना तुम्हारे मतलब मसाइल हो जाएंगे, सही है। सो 12 एक्सपोनेंट -4 है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर की कन्वर्जन मैंने तुम लोग को बताई थी, राइट, आखिरी चैप्टर में फोर्सेस वाले, तो वहाँ पे ये आ जाएगी, सही है। अब तुम इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, कितना आ रहा है, कोई है सॉल्व कर रहा है? 0.08, मेरे पास 0.96 आ रहा है, ए बन रहा है, सही है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, सही है। अच्छा जनाब, आगे आ जाओ। ये आसान सा क्वेश्चन था, सही है। तुमने तुमने सबसे पहले डेंसिटी ऑफ द लिक्विड निकालनी थी, सही है, द मास ऑफ द सिलेंडर, दिस लिक्विड इज पुट इनटू द सिलेंडर, द टोटल मास ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर, सही है। सो 560 माइनस 190 करोगे तो तुम्हारे पास मास ऑफ द लिक्विड आ जाएगा, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी डेंसिटी कितनी है, राइट। सो दैट वुड बी 560 minus 190 divided by 400, so I'm getting 0.925, ओके। सो अब जिस भी चीज़ की जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इससे ज़्यादा होने वाली है वो सिंक होगा, और जिस भी ऑब्जेक्ट की इससे कम होने वाली है वो फ्लोट करेगा, ओके। सो दिस विल फ्लोट, दिस विल ऑल्सो फ्लोट, एंड दिस विल सिंक एंड दिस विल सिंक, ओके। सो तुम्हारे पास जो है 1 और 2 ओनली, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो ये तुम्हारे पास है। अब देखो इसके अंदर जो है जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे वो तुम्हारे पास जो थे, देखो ये डिफिकल्ट था, सही, 19 डिफिकल्ट था, जिसने 19 किया वो तुम्हारे पास, ओके करता हूँ ब्रो, 1 मिनट दूसरा।
हम्म देखो सीन ये है कि ये जो 19 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 19 के अंदर बस आपने ये समझना था कि आपके पास जो जो पूरा लिक्विड है, वो जो पूरा जो सॉलिड है, जो प्लग है, वो लिक्विड के ऊपर है, राइट। तो लिक्विड का जो भी प्रेशर होगा वो उस सॉलिड पे लग रहा होगा, राइट। तो हम जब हम सॉलिड के ऊपर लिक्विड की वजह से जो फोर्स निकालेंगे, तो वो फोर्स इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ओके, सो दिस इज द फोर्स exerted बाय द लिक्विड अबव द सॉलिड। ओके, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। ओके, सही हो गया, समझ में आता है? यस सर। फाइन, चलो। तो अब देखो इसके अंदर जो है ना, मैं तुम्हें बता दूं, इसके अंदर जो है मैंने ये जो शुरू के 5 क्वेश्चन थे, मैंने सिर्फ तुम्हारी ग्राफिकल नॉलेज टेस्ट करने के लिए दिए थे, सही है। तकरीबन पाँच, हाँ 5 क्वेश्चन, सही है। 4 क्वेश्चन शुरू के, तो जिनके शुरू के 4 क्वेश्चन अच्छे हुए हैं, सही है। खास तौर पे सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिनके ये सही हुए हैं, या इनमें से 2 सही हुए हैं, तो इसका मतलब है उनकी ग्राफिकल नॉलेज अच्छी है। जिनके गलत हुए हैं तीनों, या तीनों में से कोई एक या दो, तो इसका मतलब है उनके वीकनेस बहुत ज़्यादा है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन ईजी था, फोर्थ क्वेश्चन इजी था। अगर तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन गलत हुआ है, तो इसका मतलब है तुम्हारी बेसिक फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है, तुम बेसिक फिजिक्स भूल के बैठे हुए हो। ओके, ये रट्टे वाला क्वेश्चन था फोर्थ, इसके अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं करना था, तुम्हें सिर्फ रट्टा लगा के याद करके दिखना था। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन वाज अ डिफिकल्ट वन। जिसने कर लिया है, इसका मतलब है उसकी स्ट्रांग प्रैक्टिस है। जिसका सही हुआ है, तुक्के से सही, तुक्के से नहीं, जिसने सही से खुद से सही किया है, सही है, तो इसका मतलब है उसकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है फिजिक्स के अंदर। ओके, और वो अच्छा पढ़ रहा है, सही है। और जिसने सही नहीं किया ये वाला क्वेश्चन, इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा उसको थोड़ा सा जो है ना फिजिक्स या थोड़ी सी कैलकुलेशन पे अपने फोकस की जरूरत है। ओके, सिक्स क्वेश्चन इज रियली इजी। अगर तुमसे 6 क्वेश्चन गलत हुए, तो इसका मतलब है तुम्हारी बेसिक फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारी बेसिक फिजिक्स की बेड़ा गर्क है। ओके, सो तुम्हें अपनी बेसिक फिजिक्स, यानी जो चीजें रट्टे वाली है ना, तुम्हें उसको स्ट्रांग करना है। जो थ्योरी है वो तुम्हें स्ट्रांग करनी है। वो तुम्हारी 6, अगर तुमने 6 गलत किया, तो इसका मतलब है तुम्हारी थ्योरी वीक हो रही है। ओके, क्वेश्चन 7 इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। इससे तुम्हारी इमेजिनेशन का पता चल रहा है कि तुम कितने मेंटली कितने स्ट्रांग हो, तुम मेंटली किसी भी फिजिकल सिस्टम को कितना अच्छे से रिलेट कर सकते हो। अगर तुमने ये सही किया है, देन यू आर लाइक एक्सट्रीमली वेरी गुड। ओके, और अगर तुमने ये गलत किया है, बट यू गिव इट अ ट्राई, तुम्हें ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता, बट आपकी माइनस प्लस की वजह से गलती हो गई, देन दैट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट, अ प्लस पॉइंट फॉर यू, बट ये शो करता है कि आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ओके, अच्छा जनाब, आगे आ जाओ। क्वेश्चन 8 इज वेरी गुड, इज वेरी इजी, बहुत हलवा क्वेश्चन था। अगर तुम में से किसी ने गलत ये क्वेश्चन किया है, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन 4 की तरह है, जो और क्वेश्चन 6 की तरह है, कि तुम्हारी बिल्कुल बेसिक फिजिक्स जो है वो वीक हुई रखी हुई है। तो तुम्हें बेसिक फिजिक्स पे रट्टा लगाने की जरूरत है, राइट। मतलब ये रट्टे वाले क्वेश्चन है, सही है, ये गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन 9 इज लाइक इजी मैं नहीं कहूंगा, ऑल्दो बहुत आसान सा दिख रहा है, लेकिन इजी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल बेस है, अगर तुम्हें न्यूटन फर्स्ट सेकंड लॉ की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, मतलब क्वेश्चन 9 तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पे। ओके, तो अगर क्वेश्चन 9 तुमने सही किया, तो इसका मतलब है यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर तुम्हें सारे ऑप्शन आते हैं, ओके, सही हो गया, तुम्हें सारे ऑप्शन अगर समझ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूटन लॉज। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन 10 नॉर्मल क्वेश्चन था, नॉट अ डिफिकल्ट, नॉट एन इजी, राइट। अगर तुमने सिर्फ माइनस प्लस की वजह से गलती की है, तो इसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस के अंदर लैकिंग है। और अगर जो है वो आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आपने टॉपिकल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं किए हुए। ओके, क्वेश्चन 11 अगेन न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड था। अगर तुमसे क्वेश्चन 11 सही हुआ है, या अगर तुमने माइनस प्लस में गलती की हुई है, देन तुम्हारी लैक ऑफ प्रैक्टिस है। लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आया क्वेश्चन 11, देन इसका मतलब है कि तुम्हारी न्यूटन लॉज या न्यूटन सेकंड लॉ तुम्हारा वीक है। क्वेश्चन 12 इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर तुमने सही कर लिया, देन यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, और अगर इन फिजिक्स, और अगर तुमने सही नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जो थोड़ी सी इमेजिनेशन है, ये तुम्हारे जो थोड़े से रिलेशन है बिटवीन द फार्मूलाज एंड द कॉन्सेप्ट, वो तो वीक हो रखे हैं। ओके, सो क्वेश्चन 12 मैंने उस हिसाब से दिया है। क्वेश्चन 13 इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर तुमने गलत किया, तो इसका मतलब है अगेन तुम्हारा जो है ना वो तुम्हारे स्ट्रांग नहीं था, सही है, तुम्हारे बेसिक फिजिक्स स्ट्रांग नहीं थी। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16, ये तीनों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सही है, ये तुम्हारे सही होने चाहिए हर हाल में। क्वेश्चन 17 इज अ बिट रिलेटेबल क्वेश्चन, कि तुम्हें उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेट करना था, तो अगर वो तुम्हारा सही होता, तो तुम ये भी सही करते। ओके, और क्वेश्चन 18 फॉर्मूला वाला था, बहुत से बच्चों को इसका फॉर्मूला नहीं आता था, इस वजह से उन्होंने गलत किया ये क्वेश्चन। ओके, तो
ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन तुम्हें इसका फॉर्मूला अगर आता होगा तो तुम ये कर लेते, ओके। और क्वेश्चन 19 इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओके फाइन। अगर तुमने गलत किया है या तुमने ट्राई किया है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन क्वेश्चन 20 इज अ फाइन क्वेश्चन। वो डिफिकल्टी लेवल इसका मीडियम था उसका। मतलब अगर तुमने सही कर लिया देन गुड वन, अगर तुमसे गलत हो गया है देन ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। बट दिस अ मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन, ओके। तो अगर तो तुम्हें कैलकुलेशन से नफरत है ना, मतलब तुम कैलकुलेशन को मतलब बिल्कुल तुमसे गुस्सा आता है, तुम्हें गुस्सा आता है कैलकुलेशन से, तो तुम थ्योरी सिर्फ, अगर तुम्हारी थ्योरी स्ट्रांग हो तो तुम कितने मार्क्स ले सकते हो? फोर्थ का 1 मार्क तुम्हें मिल जाएगा, सिक्स का 1 मार्क, ये गलत नहीं होनी चाहिए कुछ भी करके, राइट। 4 का 1 मार्क, 6 का 1 मार्क, एंड 8 का 1 मार्क, एंड ओके 9 इज डिफिकल्ट, एंड 13 का 1 मार्क, 14 का 1 मार्क, एंड 15 का 1 मार्क, 16 का 1 मार्क, एंड 18। चलो ओके। तुम्हें अगर तो तुम्हारी कैलकुलेशन तुम्हें नहीं आए, तुम्हें कैलकुलेशन को तुमने नहीं करना पेपर में, तो तुम्हारे ये 7 नंबर मिनिमम से मिनिमम, जो बच्चा था उसके 7 नंबर जरूर आने चाहिए थे, जरूर आने चाहिए थे एमसीक्यू के अंदर, राइट, मिनिमम से मिनिमम। क्योंकि ये 7 एमसीक्यूज ऐसे थे कि इसके अंदर गलती एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सही, ये मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन अगर तुमने गलती की है देन योर बेसिक्स आर वेरी वीक, ओके। तो तुम्हें उस पर काम करने की जरूरत है, ओके। देखो तुम्हें वीकनेस तुम्हें पता चल रही है, ओके। और अगर तुम्हारे जो क्वेश्चन मैंने डिफिकल्ट मार्क किए, लाइक शुरू के 2 3 क्वेश्चन थे, अगर तुमसे वो हो गए, सही है। और तुम्हारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 तुमसे हो गया, 5 तुमसे हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर 12 तुमसे हो गया है, सही है। और क्वेश्चन नंबर 19, सही है। सो ये 5 6 6 क्वेश्चन है। अगर तुमने ये कर लिए ना, क्वेश्चन नंबर 19, सही है, ये, और क्वेश्चन नंबर 12, सही है, और क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 5, सही है, और क्वेश्चन नंबर 3 2 एंड 1, सही है। सो इफ ये तुमने 6 7 क्वेश्चन अगर ये सही किए सारे, या इनमें से मैक्सिमम सही है, या 4 या 4 प्लस सही है, इसका मतलब है योर अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी गुड, ओके। और अगर ये खराब हुए हैं तुम्हारे, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस के अंदर लैकिंग आ रही है, प्रैक्टिस आपकी कौन सही से वाले नहीं है। सर? सर 7 5 3 2 1 1। 1 2 3, सही है, 5 जी 7, सही है, और जी 12 और 19, ओके, सही ओके। है। मेरे अगर मेरे से सिर्फ तुम्हारे 2 गलत हैं, लेकिन आपने लिखा है कि डोंट हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ब्रो वो तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा मसला मुझे अलग लग रहा है, सही है। तुम छोड़ो हाँ। अभी। अच्छा जी, खैर, मैं जनरल बात ही कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास अगर ये 5 क्वेश्चन, तुम्हारे पास ये 7 क्वेश्चन अगर तुम्हारे सही हैं, तो इसका मतलब है तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ब्रो तुम में मैंने इसलिए जनरल अंडरस्टैंडिंग वीक लिखी है क्योंकि तुम मुश्किल क्वेश्चन सही कर रहे हो, लेकिन तुमसे ये वाला 18 क्वेश्चन आसान से तुम्हारा गलत है, ऐसे ही है? फाद ऐसे ही है, 18 गलत है ना तुम्हारा? यस। क्वेश्चन नंबर 18, यस गलत है। क्वेश्चन 18 तुम्हारा गलत है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 17 भी शायद गलत है। 17 जी। ओके, और तुम्हारा क्वेश्चन 14 15 में से भी कोई गलत है, 14 15 16 में से भी कुछ गलत है ना? ये तीनों गलत हैं, कुछ एक? 14 15 16 में से और 14 15 16 में 14 और 16 गलत है। 14 और 16। तो अब मैं देखो ना, अब तुम्हारा बेसिक फिजिक्स नहीं आ रहा तुम्हें, तो ये सारे बेसिक फिजिक्स थी, ओके। तुम्हारी बेसिक फिजिक्स वीक जा रही है, लेकिन तुम्हें एक्सट्रीम फिजिक्स आ रही है, सो ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर एक बंदे को बेसिक वीक है और वो बंदा एक्सट्रीम लेवल कर रहा है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना, राइट, समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? तो ये मसले हैं। तो ये जो 7 क्वेश्चन या जी 8 क्वेश्चन मैंने दिए ना, जो मैंने तुम्हें मार्क किए, 1 2 3, एंड देन आपके पास जो एंड के जो क्वेश्चन थे, कौन से एंड के क्वेश्चन? ये 12 7 एंड 19, सही है। ये एक्सट्रीम क्वेश्चन है, इसके लिए आपकी बेसिक वाले जो क्वेश्चन है, जो शुरू में जो 7 क्वेश्चन बताए थे, जो कि बिल्कुल ईजी थे, वो सही होने वाले। तुम्हारा क्वेश्चन 8 भी गलत है मेरे ख्याल से, है ना? 8 8 सही है मेरा। 8 सही है, ओके फाइन। तो ये चक्कर है। तो अगर तो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे से सही हो रहे हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो देखो पेपर के अंदर ज्यादा जो उसका फोकस होगा ना 40 एमसीक्यूज में से, वो ज्यादा एमसीक्यूज वो जी इजी मीडियम, देखो 3 लेवल हैं, इजी मीडियम और डिफिकल्ट। डिफिकल्टी लेवल के सिर्फ 40 में से आउट ऑफ 40 वो 5 to 7 एमसीक्यूज देगा डिफिकल्टी के, सही है। एंड यस। ज्यादातर जो है वो मीडियम डिफिकल्टी लेवल से कम के होंगे, इजी वाले क्वेश्चन होंगे। मीडियम डिफिकल्टी लेवल के लाइक
लाइक 10 to 15 होने वाले हैं, ओके। सो अगर तुम्हारे इजी वाले क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे ना, तो तुम डिफिकल्टी वाले बहुत कम क्वेश्चन होते हैं पेपर में, तो तुम उससे वेटेज या स्कोर नहीं कर सकोगे उतना, समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है। क्लियर हो गया? चलो यहाँ तक एमसीक्यूज सबको क्लियर हो गया? एमसीक्यूज में किसी को कोई मसला तो नहीं है? सर हाँ बोलो बोलो। सर ये कैसे पता लगाएं कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है नहीं करना है? क्वेश्चन 19 ही मैंने यही गलती की है। आंसर सेंटीमीटर। सही है लेकिन ओके उसे कन्वर्ट ओके, नहीं किया था मैंने। वेरी गुड। देखो सीन ये होता है, दो 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 पॉसिबिलिटी हैं। कभी कभार एग्जामिनर आपकी चॉइस पे छोड़ता है कि कन्वर्जन रिक्वायर्ड है या नहीं, ओके। कभी कभार एग्जामिनर आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देता है, नॉट इन वर्ड लेकिन आंसर से, या जो चीज़ें दिख रही होती हैं उससे पता चल जाता है, ओके। तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि देखो, जितनी भी चीज़ें मीटर के अंदर दी हुई है ना, जितनी भी लेंथ वाली चीज़ है, तुम उसको देखो। देखो यहाँ पे जो तुम्हारे पास वाटर आ रहा है उसकी डेप्थ मीटर के अंदर आ रही है, ओके। तुम्हारे पास डेंसिटी दी हुई है मीटर के अंदर दी हुई है, तो फिर ये सेंटीमीटर में क्या कर रहा है? समझ रहे हो ना? इज दैट क्लियर? तुम्हें जब भी फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन पढ़ना है, तो यस। तुम्हें उसके यूनिट्स देखना है नंबर के साथ, कि इसके इन जितनी क्वांटिटीज है सबके यूनिट भी मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर मैच नहीं कर रहे तो सबको स्टैंडर्ड कर दो। स्टैंडर्ड आपके पास मीटर है, सेंटीमीटर स्टैंडर्ड नहीं है। मिली सेकंड इज नॉट a स्टैंडर्ड, ओके। सेकंड इज a स्टैंडर्ड, आर इज नॉट a स्टैंडर्ड, और मिनट इज नॉट a स्टैंडर्ड, ओके। तो ये है। इसी तरह से अगर तुम्हें क्वेश्चन से नहीं पता चला, तुम आंसर देखो। न्यूटन अगर तुम्हारे पास दे रखा है, इसका मतलब है जो न्यूटन आया है उनके पास, यानी जो फोर्स के लिए जो उसने न्यूटन का लिखा है, वो तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास लेंथ सिर्फ मीटर में होगी, डेंसिटी केजी मीटर क्यूब के अंदर होगी, और भी जितनी भी चीजें हैं वो सब इसी के अंदर होनी चाहिए, ओके। तब जाके तुम, अब देखो नीचे वाले क्वेश्चन हमने किया, इसके अंदर हमने कन्वर्जन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो इसके अंदर इसने जो चीजें दी हुई थी वो ग्राम सेंटीमीटर के अंदर दी हुई थी, तो हमें कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं था, राइट। वरना तुम इसको भी कन्वर्ट कर देते भाई, किलोग्राम इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटीमीटर इज नॉट द स्टैंडर्ड, तुमने उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देना होता, राइट। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, सही है। सिमिलरली अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 18, ये भी तुम में से शायद बच्चों ने सही किया हो, लेकिन उन्होंने कन्वर्जन का मसला किया हो। अब देखो आंसर उसने कहा है जूल्स के अंदर। अगर आंसर जूल्स के अंदर है, तो जूल्स इज ए स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है कि जो पावर होनी चाहिए वो वॉट में होनी चाहिए, और जो टाइम होना चाहिए वो सेकंड में होना चाहिए, ओके। सही है। तो अगर तुम बच्चों ने ये गलती की है, देन ओके, वो एक्सेप्टेबल है, चलो तुम उसको सही कर सकते हो, राइट। तो तुम्हें जब भी क्वेश्चन तुम रीड करोगे, फिजिक्स या न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन होने वाला है, उसके अंदर तुम ये देखोगे कि भाई सारे यूनिट्स के अंदर क्या क्या दे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर था सारी चीज़ें, हमने हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं किया, और मैंने कहा कि भाई फोर्स हमने न्यूटन में निकाल ली, राइट। तो अब देखो यहाँ पे सीन ऐसा था कि अगर तुम कन्वर्ट करना चाहो तुम कर लो, अगर तुम कन्वर्ट नहीं करना चाहो तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ओके। सो मोमेंट के चैप्टर के अंदर एक आसानी ये होती है कि अगर तुम नहीं कन्वर्ट करोगे तो भी तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाता है, सही हो गया। लेकिन रेस्ट जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ना, वहाँ पे तुम कन्वर्जन नहीं भी करोगे तो भी थोड़ा बहुत काम हो जाता है, राइट। लेकिन आसान तरीका ये है, आसान तरीका, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है, सही है, कुछ बच्चों को होती है कि भाई नहीं समझ में आता कहाँ कन्वर्जन करनी है कहाँ नहीं करनी, तो तुम सबको उठा के कन्वर्ट कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, खत्म। कोई फड्डा ही नहीं है। मतलब तुम अपने जहन में ये मान के चलो कि भाई मेरे को हर क्वेश्चन के अंदर आई हैव टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तुम्हारे पास अगर ये सेंटीमीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर के अंदर आ रहा है ना, तुम इसको वन वन मीटर अज्यूम करके काम करो, खत्म हुई बात। तुम्हारे पास 60 सेंटीमीटर आ रहा है, तुम इसको 0.6, तुम इसको 0.6 लेके काम करो। 80 सेंटीमीटर आ रहा है, 0.8 लेके काम करो, दैट्स इट, राइट। तुम अपना ये माइंड बना लो, तुम्हारी कन्वर्जन का फड्डा ही खत्म हो जाएगा, सही है। पेपर टू में ज़्यादातर इस तरह से होता है कि पेपर टू के अंदर जो है वो आपको चॉइस देता है कि आप किसी भी फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, राइट। पेपर वन तो मैंने पूरा समझा दिया, सही हो गया ना। और किसी को मसला है पेपर वन के अंदर? एमसीक्यू 20 एमसीक्यूज में किसी को कोई मसला? एनीबडी? यस। ओके, किसी जो मैंने रिमार्क्स लिखे हुए वहाँ पे उन रिमार्क्स को भी देख लो। उनसे भी रिलेटेड तुम्हें अगर लग रहा है कि ये रिमार्क्स मैंने क्यों लिखे हैं, या इनके बजाय या इनके क्या रीज़न है, तो तुम अगर वो पूछना चाहो तुम वो भी पूछ सकते हो, अगर किसी को कोई इशू है तो। यस, एनीबडी? ओके, नोबडी? सबको समझ Sir, में? can you go back to the car question? कार विच वन नंबर? सर मुझे पता नहीं, एक गाड़ी वाला क्वेश्चन था ना। क्या हो क्या रहा था उसमें? Yeah, the wait, sir, question 7 I think. क्वेश्चन 7, ओके। यस।
Oh no, not question 7, sir. Where it said the car moves slowly or something because of equal forces. Okay, this one I think. Yes, sir. Hmm. Here, sir, I put the car slows down. I'm wondering how it's not correct because I also thought that it would be part what you say option B because it said which statement describes what happened. So I thought at that moment the car will slow down and then the forces will act on it equally and then it will move at a constant speed. Okay, no, bro, देखो, they're saying that um, at a moment the forward force and the backward force they are both equal. Okay, so when the two forces, like the forward and the backward, when the two forces are both equal, so at this moment what is happening? Okay, you're not supposed to tell what is happening before that moment. Okay, so before that moment the car will not slow down, but the acceleration of the car decreases. Okay, this is what happened. Clear? Yes, sir. Okay. देखो, if the car slows down, that means the speed or the velocity of the car is decreasing. Okay. And if the deceleration of the car is decreasing, that doesn't mean its velocity is also decreasing. Okay. Is that clear? These are the two different thing. Okay, बच्चे समझते हैं कि अगर जो गाड़ी की acceleration है, if the magnitude of the acceleration, let's say your car is moving with 5 meter per second squared. Okay, and this is the acceleration, and at that acceleration let's say your speed is 20 meter per second. Okay, 20 meter per second. Okay, and suddenly somehow you just decrease the acceleration of the car by 1.5, let's say. So your new acceleration is 3.5. Your new acceleration is 3.5 meter per second square, right? Now that doesn't mean that your velocity is also also decreases, right? क्योंकि if there is zero point 0.1 meter per second of acceleration present, then the velocity will always going to increase. Okay, yeah, but the rate of change of velocity will decrease. Okay, is that clear? जैसे कि इन 1 सेकेंड, लेट्स से अगर आप इस केस की बात करो, सो इन दिस केस इन 1 सेकेंड योर कार स्पीड्स अप 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, or your car gain 5 meter per second of speed, and in the second your car again gain 5 meter per second of speed, right? But जब आप ये वाले केस के अंदर आए हो, so in this case your car speed increases by 3.5 meter per second. Okay, the speed of the car is still increasing because of the presence of the acceleration. Okay, getting? Yes, Yes. sir. सही हो गया. चलो, और कोई क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन? किसी को और कुछ पूछना है प्लीज? नो सर। नहीं है, चलो सही हो गया. तो यहाँ तक आज की क्लास में रखते हैं. कल की क्लास में जो है मैंने इसका फिर P2 डिस्कस करना है. सही है. सो कल की क्लास में हम इसका P2 डिस्कस करेंगे. और ये हमारा मैंने कंप्लीट कर लिया. मैंने तुम लोग का पेपर भी चेक कर लिया. मैं तुम लोग को भेज भी दूंगा. ओके, तो P2 मैं तुम लोग को फिर इंशाल्लाह कल हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में. P2 में फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल नॉनसेंस किस्म की मिस्टेक की है. सिर्फ 2 बच्चों का मुझे जो है ना थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस मिला है. बाकी सारे बच्चों ने नॉनसेंस किस्म की मिस्टेक की है. सही, तुम लोग से मैं यही बोलूंगा कि इसको ना क्वेश्चन 1 को कल दोबारा से अटेम्प्ट करना. सही, इसका अगर तुम चाहो तो तुम पिक्चर ले सकते हो. क्वेश्चन 1 की तुम पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो. सही है. तो इनको दोबारा से अटेम्प्ट करना. सही, क्वेश्चन सर वन की पी सिर्फ. टू भेज दें वो सर। क्या चीज़? आप P2 भेज दें वो। ओके ओके, चलो मैं भेज भी देता हूँ. इसकी पिक्चर भी ले लो, मैं भेज भी दूंगा. सही है. सर अपने अपने करेक्ट कर लिया ना क्या P2 करेक्ट किया? अबे थियरी सॉरी, क्वेश्चंस P2 नहीं यार, P4 यार, ये थ्योरी 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 में बोल रहा हूँ. सही है. यस सर सही हो गया. और बस ये इसको इसको इसका क्वेश्चन 1 जो है ना इसको अटेम्प्ट करना दोबारा से. सही है. कोई बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया था. ओके, तो बस इंशाल्लाह इसको फिर हम कल डिस्कस करते हैं. मैं इंशाल्लाह इसको भेज भी दूंगा. सही हो गया ना? ओके सर। चले, ओके गाइस, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह सलाम हाफिज़. अलैकुम अल्लाह सर हाफिज़. वालेकुम अस्सलाम. हाफिज़.